और खबर तफसील से शहरियत तरमीमी बिल को पीर के रोज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस पर बहस होगी। ख्याल रहे कि बुध के रोज मरकजी काबीना इस बिल को हरी झंडी दिखा चुकी है। इस बिल के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर सुकूनत इख्तियार करने वाले हिंदुओं, बौद्ध, जैन, सिखों, ईसाइयों और पारसियों को शहरियत देने की तजवीज़ है। इस बिल के खिलाफ शिमाल मशरक़ी रियासतों में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। तो शहरियत तरमीमी बिल को पीर के रोज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस पर बहस भी होगी। बुध के रोज ही मरकजी काबीना ने इस बिल को हरी झंडी दिखा चुकी है। इस बिल के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर सुकूनत इख्तियार करने वाले हिंदुओं, बौद्ध, जैन, सिखों, ईसाइयों और पारसियों को शहरियत देने की तजवीज़ है। इस बिल के खिलाफ शिमाल मशरक़ी रियासतों में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। और शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ शिमाल मशरक़ी रियासतों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। त्रिपुरा में इंडिजेंस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मितिंगबाड़ी इलाके में हाईवे और रेल ट्रैक को ब्लॉक किया। INPT की एक रोज़ा बंद की कॉल से सड़क और रेल खदमात मुतासिर हुई हैं। कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। और प्याज की बढ़ती कीमतों के मसले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में शाम 5 बजे वज़रा ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में उम्र सारिफीन के वजीर रामविलास पासवान, वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई दीगर वज़रा मौजूद रहेंगे। मीटिंग में PMO के अफसरान भी शिरकत करेंगे। और आंध्र प्रदेश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। अंगुल, विजयवाड़ा व दीगर शहरों की मार्केट में फी किलो प्याज 150 रुपए फरोख्त हो रही है, जबकि हुकूमत रियायती कीमत पर प्याज फरोख्त कर रही है। रियायती कीमतों पर प्याज की फरोख्त के मराकज़ पर आवाम की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अपोजिशन ने हुकूमत पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। और प्याज की कीमतों में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। नाफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में बातचीत की। भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। अभी हमारे साथ नाफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर हैं। अशोक जी, जिस तरीके से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आखिर क्या वजह है कि इस पे कोई लगाम आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, लौटते मानसून की भारी बारिश जो है, जिसका अंदाज़ा मुझे लगता है कि कोई अचानक नहीं लगा सकता है, उसकी वजह से बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई। जो अगस्त में फसल आनी प्रारंभ होनी थी, नई फसल खरीफ की, वो इवन नवंबर तक जो है वो फसल आनी प्रारंभ नहीं हुई। तो इतनी भारी बारिश हुई, जो हमारा अपना स्टॉक था उसको निकाल पाने में भी दिक्कत आ रही थी। तो अगर हम देखें, नई बुआई करने की बात आए तो नई बुआई भी जो है उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं हो पाई। तो जिसके कारण बहुत सारी फसल बर्बाद होने के कारण जो डिमांड एंड सप्लाई में जो कमी आई है, उसकी वजह से मुझे लगता है ये कीमतें प्रारंभ हुई हैं। लेकिन जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, और समय रहते जो है एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई। इसके अलावा स्टॉक लिमिट लगाई। स्टॉक लिमिट के अलावा जो है केंद्र सरकार ने जो है इंपोर्ट्स के ऑर्डर किए। तो अब आप देखेंगे कि आज आप आज़ादपुर मंडी में जाएंगे तो अफ़गानिस्तान, इजिप्ट का बहुत सारा प्याज जो है वहाँ पर आना प्रारंभ हो गया है। तो हर स्तर पर सरकार ने जो है वो हर संभव प्रयास किया है,
लेकिन आपदा ज़्यादा बड़ी थी, फसल ज़्यादा बर्बाद हुई थी या बुआई ज़्यादा नहीं हो पाई थी, इस वजह से मुझे लगता है ये थोड़ी कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन अगले 15-20 दिन में जो है मैं पूरी उम्मीद है कि ये सामान्य हो जाए। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपदा आई, आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, ये हर साल इस तरह की चीज़ें होती है, लोगों को प्याज के आंसू रोने पड़ते हैं, लोगों को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ता है। आखिर आप लोग दूरगामी क्यों नहीं इसमें नीति बनाते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम बात करें तो हर साल ऐसा नहीं होता है। ये 2015 में हुआ था और 2015 से पहले लगभग 4-5 साल पहले हुआ था। तो ये कभी कभी लौटता मानसून जो है वो अनएक्सपेक्टेड रेन जो होती है उसमें, उसकी वजह से जो फसल बर्बाद होती है, क्योंकि प्याज एक पेरिशेबल आइटम है, इसको लंबे समय तक आप प्रिजर्व नहीं रख सकते। अप्रैल मई में जो रबी की फसल आती है उसी को हम बफर स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं और उसकी लाइफ 3 से 4 महीने की होती है। तो अगर हम उसी हिसाब से देखें तो अगस्त तक जो है वो स्टॉक रखा जा सकता है। तो लाजमी है नई फसल अगस्त में आनी प्रारंभ होती है और अगस्त की फसल अगर नवंबर तक नहीं आएगी तो निश्चित तौर पर शॉर्टेज क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है। फिर भी सितंबर के महीने ही सरकार ने सभी उचित कदम उठाने प्रारंभ कर दिए थे। एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, इंपोर्ट्स के ऑर्डर कर दिए थे, स्टॉक लिमिट लगा दी थी। तो मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर हर संभव प्रयास हुआ है, लेकिन फिर भी आपदा बड़ी होने की वजह से दिक्कत आई। सरकार के स्तर पर हर संभव कोशिश किया गया, जैसा आप कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हुई? क्योंकि हमने देखा इंपोर्ट का फैसला अभी थोड़े दिन पहले लिया गया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले अगर समय रहते कर दिया जाता तो लोगों को राहत मिलती। देखिए, मुझे लगता है कि सितंबर में जो है वो समय रहते सब फैसले लिए गए हैं। ज़रूर है कि इंपोर्ट सरकारी एजेंसियों को प्याज लाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें भी बड़ी तत्परता के साथ काम हुआ है और मुझे उम्मीद है 15-20 दिन में जो सरकारी एजेंसियों का प्याज है वो भी आना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे नेफेड के डायरेक्टर। इनका साफ तौर से कहना था कि प्याज को लेकर फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने उम्मीद जताई कि 10 से 15 दिनों में जरूर कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और ख़वातीन के खिलाफ जिनसी हिरासनी और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर एक जानिब मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, कसूरवारों को सख्त से सख्त सज़ा देने के मुतालबे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला थमता मालूम नहीं हो रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से है। यहाँ आबरूरेज़ी की एक मुतासरा को जिंदा जलाने की हरकत की गई। मुतासरा को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। इस मामले में तमाम 5 मुलज़मीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। असल मुलजिम शिवम त्रिवेदी को बताया जा रहा है। अगर यूपी हुकूमत ने कहा है कि मुतासरा के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला योगी ने कहा कि मुलज़मीन के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई होगी। स्थिति उनका करीब 90% उनका बर्न है और जो डॉक्टर साहब देख रहे हैं उन्होंने ये बताया, और 90% बर्न में कंडीशन तो सीरियस होती ही है। और मैं ACM साहब उनके स्टेटमेंट के लिए आ गए। जब पेशेंट यहाँ पे आई थी तो काफ़ी पेन की वजह से काफ़ी रेस्टलेस थी। अब उसको इंजेक्शंस वगैरह दिए गए तो पेन जो है वो अब कम है पहले से, लेकिन पेशेंट अभी होश में बात कर रही है। और जया बच्चन ने उन्नाव मामले पर कहा है कि मुझे उन्नाव जैसे वाक़यात पर हैरानी हो रही है। उन्होंने यूपी में कानूनी नज़्म नस्क़ पर भी सवाल उठाए। You know what is very frustrating is some of the members, especially the male members, have said that I used some very harsh words. Those harsh words were used out of desperation. I really don't know how one is going to solve this. This rape victim in Unnao who got raped and burnt. I mean, in UP there is no law and order. Then in Chitrakoot Thana, a girl got raped. In a Thana, can you believe it? और आम आदमी पार्टी के लीडर हाजी इशराक का कहना है कि स्वाति मालीवाल की मांग बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने इस मामले पर न्यूज़ 18 से ख़ास बातचीत की। आपको बता दें कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ दिल्ली ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल का आज 3रा दिन है। वो राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। सर, पिछले 3 दिन से लगातार स्वाति यहाँ पर आमरण अनशन कर रही हैं। बेहद ज़्यादा सर्दी है। उनकी जो मांग है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी मांग जायज़ है और
हर हिंदुस्तान का शरीफ आदमी इस बात से परेशान है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारी जो पुलिस का मामला है उसको भी सोचना चाहिए कि वो रिपोर्टें नहीं लिखती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से स्वाति मांग कर रही हैं, जो रेपिस्ट हैं उनको 6 महीने के अंदर जो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिस मांग के साथ वो यहाँ पर 3 दिन से लगातार आमरण अनशन कर रही हैं, तो इस अनशन का कुछ असर पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल असर पड़ेगा और इतना असर पड़ेगा कि सरकार क्या तो ये ऐसा काम करे 6 महीने में सजा दे, नहीं तो ये सरकार अपने आप में ही चली जाएगी। और लगातार महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी स्वाति के आमरण अनशन में पहुंचकर उनको सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। हमारी माँ बहनें, हमारे केजरीवाल जी ने हमारी माँ बहनों के लिए कैमरे लगाए और बसों के अंदर गार्ड बिठाए, तो जैसे हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में इसी तरह होना चाहिए। तो जब भी कुछ हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का भला होगा। अच्छा, आप किस तरीके से सहयोग करेंगे? अभी आप मिलने आए हैं, अब आगे क्या सोचा है, किस तरीके से स्वाति को सहयोग करेंगे? जैसे मेरी बहन बोलेंगी हम इन लोगों के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। पार्टी की कोई बात नहीं है, हम इन लोगों के हमेशा साथ हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर आप विधायक का कहना है कि हम स्वाति को सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं और जिस तरीके से स्वाति चाहेंगी उनकी मदद के लिए हम तत्पर तैयार हैं। और साफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही है, ऐसे ही देश भर की और सरकारों को भी काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजन, ये सीधे आप राज तस्वीरें देख रहे हैं। विजय चौक पर प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। तो खवातीन की जिनसी हिरासत को लेकर विजय चौक पर ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। खवातीन एहतजाज कर रही हैं और इस तरह के मामला को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। खवातीन की तरफ से गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। खवातीन का कहना है कि इस मामले में जल्द सजाएं दी जाए ताकि मुल्क में इस तरह के खवातीन के खिलाफ हो रही जिनसी हिरासत को रोका जा सके। एक तरफ स्वाति मालीवाल का जो है एहतजाज है, भूखहड़ताल पर हैं, और दूसरी तरफ विजय चौक पर आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, खवातीन का एहतजाज जिनसे हिरासानी को लेकर। और ऐसे में उन्नाव वाक़े के बाद जया बच्चन का भी ये कहना कि हैरानी होती है कि मुल्क में इस तरह के वाक़यात रुक नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये नया मामला है, ताज़ा मामला, जिसे जिंदा जलाने की जो है हरकत की गई है और इसमें तेजी की मुतासरा है। उन्नाव के मामले में उसी को जिंदा जलाने की कोशिश और हालिया शादनगर रंगारेड्डी का वाक़या पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख देता है। ऐसे में पूरे मुल्क में खवातीन की तरफ से सख्त एहतजाज हो रहा है कि पूरे मुल्क में खवातीन की हिफाजत के लिए और जिनसे हिरासानी और तशद्दुद को रोकने के लिए सख्त कानून लाया जाए और मुजरिमों को जल्द से जल्द सख्त सजाएं दी जाए। आगे बढ़ेंगे। खवातीन के खिलाफ जिनसे हिरासानी और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल से बातचीत की। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल हमारे साथ। तेलंगाना की घटना सबके सामने है, पूरा देश उबल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश से घटना उन्नाव की सामने आ रही है, जहां एक और महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसको जलाने की कोशिश की गई है। ऑलमोस्ट उसकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। लगातार हर तरफ से विरोध किया जा रहा है। सभी नेता कह रहे हैं कि वहां उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सामूहिक तौर पर इस्तीफा मांगना चाहिए सरकार। देखिए, इस्तीफा मांगते रहो आप, कौन इस्तीफा तो देने नहीं वाला। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जो जिन मुद्दों पे वो गौर कर रही है उससे हटकर अपनी बच्चियों की हिफाजत करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस किस्म का जंगल राज हम देख रहे हैं
उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, बाकी प्रदेशों में भी है, बट जहां उत्तर प्रदेश की खास बात है, जंगल राज है। और इस घटना के दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दूसरा कि जब उनके ऊपर ऐसा कदम उठाया जाता है, बलात्कार होता है, तो हमने हाल ही में देखा है कि जो लोग ये काम करते हैं उनका बचाव भी होता है। हमने इस हादसे की बात नहीं कर रहा मैं, पहले हमने देखा। तीसरी बात यह है कि हमने कानून में ये तो कह दिया कि भाई इसमें सजाए मौत भी हो सकती है। तो अगर कोई बलात्कार करेगा तो ये भी वो प्रयास करेगा कि बच्चियों को मार भी दिया जाए, जला दिया जाए, ताकि कोई एविडेंस नहीं रहे। तो ये बड़े गंभीर मामले हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को, जब तक प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी वो प्रदेश तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो खैर लोग मांग करेंगे इस्तीफे की, कोई इस्तीफा तो देने नहीं वाला। तो साफ तौर पर कपिल सिब्बल जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में खासकर योगी सरकार को यह देखने की जरूरत है कि महिला सुरक्षित हो उनके प्रदेश में, बजाबता दूसरे मामलों पर वो ध्यान दे। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। और आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद पी चिदम्बरम ने मार्च की सूरत-ए-हाल पर हुकूमत को घेरा है। दिल्ली में कांग्रेस सदर दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मईशत के मामले में हुकूमत बेसमती का शिकार है और वजीर आजम चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि मईशत सुस्त रवि का शिकार है। I'm glad to speak to you exactly 106 days after I last spoke to you. As I stepped out and breathed the air of freedom at 8 p.m. last night, my first thought and prayers were for the 75 lakh people of the Kashmir Valley who have been denied their basic freedoms since August 4, 2019. I'm particularly concerned about the political leaders who have been detained without charges. Freedom is indivisible. If we must preserve our freedom, we must fight for their freedom. In the last 106 days, I was strong in spirit, and I become stronger because of the following. 1. My record as minister and my conscience are absolutely clear. 2. My family trusts in God. 3. We have total confidence that the courts will ultimately render justice. Let us leave the matter at that and turn to the most pressing and explosive issue of the day, which is the state of the economy. The place to start is diagnosis. If the diagnosis is wrong, the prescription will be useless, maybe even fatal. Even after 7 months into the fiscal year, the BJP government believes that the problems faced by the economy are cyclical. The government is wrong. Let me repeat that. The government is wrong. It is wrong because it is clueless. It is unable to look for the obvious clues because it is stubborn and mulish in defending its catastrophic mistakes like demonetization, flawed GST, tax terrorism, regulatory overkill, protectionism, and centralized control of decision making in the Prime Minister's office. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों और कारकुनों को आज पार्टी के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर जमा होने की इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह है कि आज शेख अब्दुल्ला मरहूम का यौम पैदाइश है। चंद लीडरों और कारकुनों को इनफरादी तौर पर मरहूम के मज़ार पर जाने दिया गया। इस सिलसिले में नसीम बाग दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। एनसी कारकुनों को जमा होने से रोकने के लिए ये इकदाम किया गया था। काबिल जिक्र है कि पार्टी के कुछ ही लीडर और कारकुन हजरत बल में देखे गए। पार्टी लीडर अकबर लोन ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने की कोशिश से ताबीर किया है।
आज जो शेर कश्मीर का दिन हम यौम पैदाइश हम मनाने जा रहे थे, और इसमें हज़ारों की तादाद में लोग दरगाह शरीफ में जाकर उनके मकबरे पर जाकर उनको दुआई मगफरत मांगते थे। लेकिन आज उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज के नाम से यहाँ लोगों को मकबरे पर जाने की इजाज़त नहीं दे दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। रविंद्र रैना पर मिलिटेंट हमले के खदशे के पेश नज़र उन्हें सिक्योरिटी एजेंसियों ने चौकस रहने की हिदायत दी है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए रैना ने कहा कि उन्हें ये जानकारी दी गई कि लश्कर तैयबा के मिलिटेंट उन पर हमला करने की कोशिश में है। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी है कि लश्कर तैयबा के कुछ आतंकवादी इस प्रकार के आतंकी हमला करने की फिराक में हैं, जिसमें 2 कश्मीरी और 1 पाकिस्तानी आतंकवादी है। खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी है कि जम्मू संभाग में इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की है और आने वाले दिनों में कोई बड़े आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसमें हमारे ऊपर फिदायीन हमला करने की भी वो फिराक में हैं आतंकवादी। अधिक सतर्कता बरतने के लिए मुझे सुरक्षा एजेंसियों ने हिदायत दी है। पाकिस्तान के आतंकवादी कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, गीदड़ हैं, और धारा 370 के टूटने के बाद पाकिस्तान ने पूरा प्रयास किया जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो। पाकिस्तानियों ने कोशिश की जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाएं, लेकिन जब पाकिस्तान अपने मंसूबों में फेल रहा तो इस प्रकार के आतंकी हमले कराने की साजिश आतंकवादियों द्वारा की गई है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। मैं एक फौजी की तरह, एक सैनिक की तरह काम करता हूं। मैं एक स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक स्वयंसेवक देश के लिए, समाज के लिए जीता है। एडवोकेट एच.एस. हुल्का ने मनमोहन सिंह के 84 फसादात के ताल्लुक से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाज़ेह है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि आई के गुजराल की बात साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव मान लेते तो सिख मुखालिफ फसादात नहीं होते। सिख विरोधी दंगों को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, उसको लेकर अब हर तरफ जो है सियासत शुरू हो चुकी है। मेरे साथ सीनियर लीडर जो हैं, सीनियर वकील जो हैं, एच.एस. हुल्का, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं नरसिम्हा राव को लेकर, जो उस समय के गृह मंत्री थे, उनको लेकर जो बयान दिया गया कि अगर उनकी गुजराल साहब की बात मान ली गई होती तो इस तरह के हालात नहीं बनते। मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि गुजराल साहब उस टाइम गए थे जो नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर के पास। उन्होंने कहा था कि आर्मी को बुलाओ, अगर आर्मी डिप्लॉय कर दी जाती 1 नवंबर सुबह को ही तो ये कतलेआम ना होता, ये नरसंहार ना होता। और यही बात मनमोहन सिंह जी ने जो कही है उसके उन्होंने उसी बेसिस पे कही है, क्योंकि मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा है। मिश्रा कमीशन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, उनको 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने अपॉइंट किया था और वो उन्होंने इंक्वायरी की थी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1 नवंबर सुबह 7000 आर्मी दिल्ली में अवेलेबल थी। अगर उनको डिप्लॉय कर दिया जाता दिल्ली में तो ये 2000 जो जानें बच सकती थी, मतलब कि 2000 सिखों की लाइफ बच सकती थी। यही जो मनमोहन सिंह जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि अगर गुजराल साहब की बात मान के 1 नवंबर को सुबह ये आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता तो ये कतलेआम उसी पर टाइम रुक सकता था। मगर हमारे पास ये भी सबूत है कि नरसिम्हा राव चाहते थे कि आर्मी को बुलाया जाए, मगर उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके दफ्तर ने उनकी नरसिम्हा राव की नहीं चलने दी। 35 साल से केस लड़ रहे हैं, अदालतों में लड़ रहे हैं। इसको लेकर, इस बयान को लेकर आप कोर्ट में ये बयान जो है वो पेश करेंगे? देखो, इस बयान की कोर्ट में तो अहमियत नहीं है, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जो हम कह रहे हैं कि ये एक जीनोसाइड है, नरसंहार है, और सरकार ने अपनी मदद करके सरकार ने खुद कराया, वो उसको प्रूव करने के लिए उस तरफ एक बहुत बड़ा बयान है। इसलिए इस बयान की बहुत अहमियत है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब एच.एस. हुल्का कह रहे हैं कि उस समय की सरकार, यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो हैं 1984 से कत्लेआम के लिए जिम्मेदार थे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ पंकज कुपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और भाई बात करते हैं हज 2020 के मुताल्लिक। हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। अभी तक मरकजी हज कमेटी को 1,90,000 दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुए हैं। गुज़श्ता 5 बरसों में हज दरख्वास्त फॉर्म में सबसे ज़्यादा कमी आई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की हज कमेटियाँ दरख्वास्त फॉर्म की तारीख में तोसी का मुतालबा कर रही हैं। हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वज़ारत अक़लीती उमूर, हुकूमत हिंद और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐलान के मुताबिक फ़रीज़े हज 2020 की अदायगी के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला 10 अक्टूबर से जारी है। 2020 में 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बगैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। वज़ीर अक़लीती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत हिंद जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाना, हुकूमत सऊदी अरब और दीगर मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ हज 2020 को कामयाब बनाने में ताउन कर रही हैं। रिलायंस जियो सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मुहैया कराने के वादे पर कारबंद है। इसी के पेश नज़र 6 दिसंबर से जियो नया प्लान लॉन्च करने जा रहा है। नए प्लान में जियो से जियो अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सहूलत सार्फिन को दस्तियाब होगी। दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के सिलसिले में ट्राई ने टेलीकॉम की शरहें मुकर्रर की हैं। इन्हीं खतूत पर जियो नया प्लान है। हालांकि नए प्लान जियो ने तकरीबन 40% तक शरहों में इजाफा करने का फैसला किया है। नए प्लान के मुताबिक सार्फिन को 1 महीने के लिए कम से कम 199, 2 महीनों के लिए 399 और 3 महीनों के लिए 555 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि पूरे साल के प्लान के लिए सार्फिन को 2,199 रुपये खर्च करने होंगे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।